हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए आज हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है उष्मा यानी हीट। तो हीट के बारे में आपको हम यहाँ पढ़ाएंगे और इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से सीटेट में पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो सारे क्वेश्चन हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे और इससे क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। तो पहले इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें पढ़ना जो है, इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है वो है, सबसे पहले आपको ऊष्मा के बारे में जानकारी लेना है, इसका मात्रक क्या होता है और उसके बाद में फिर हम कैसे इसको मापते हैं, इसके मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है थर्मामीटर के बारे में, जो कि उष्मा की मापने की यंत्र है ये। उसके बाद में पढ़ना है आपको कुचालक के बारे में। कुचालक के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, कुचालक यानी कुचालक के बारे में पढ़ाएंगे आपको हम। उसके बाद में पढ़ाएंगे सुचालक के बारे में, सुचालक क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है ये सब। उसके बाद में उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। और उसके बाद में जो थर्मामीटर होता है, इसमें मान लीजिए कि संबंध क्या होता है, कई सारे थर्मामीटर होते हैं, जैसे सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, तो वहाँ पे आपको चेंज करने के लिए भी आता है कि सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करिए, तो वहाँ से भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इन सारे टॉपिक को आपको इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा उष्मा। तो उष्मा जो होता है वो एक ऊर्जा होता है। उष्मा क्या होता है? एक ऊर्जा होता है जो करता क्या है, किसी वस्तु की गर्माहट का हमें अनुभव कराता है। यानी किसी वस्तु की गर्माहट की जो अनुभव होती है वही क्या होती है? उष्मा होती है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, किसी वस्तु की जो गर्माहट है वही क्या है? आपकी उष्मा है। देखिए, किसी वस्तु की जो उष्मा है, ये गर्मी है, इसकी जो माप होती है उसके ताप के द्वारा की जाती है, यानी टेम्परेचर के द्वारा की जाती है। तो जो ताप मापने का जो इकाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर कहते हैं, यानी तापमापी कहते हैं। ताप मापने के इकाई को हम क्या बोलते हैं? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। उष्मा का जो मात्रक होता है, यानी उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता भी है और बना भी है। सीटेट में इससे पहले क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है जूल। देखिए, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसका नाम है कैलोरी, यानी उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी भी होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पेपर में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, जूल और कैलोरी दोनों दिए गए हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको जूल ही पे टिक करना है ऑप्शन पे, यानी जूल ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि एसआई मात्रक क्या है? इसका जूल है। अगर जूल मान लीजिए गलती से ऑप्शन में नहीं है, वैसे हमेशा सीटेट पेपर में जो देगा तो जूल ही देगा, चाहे जो भी पेपर होगा आपका, मैथ का हो या कोई स्टेट टेट हो, तो उसमें भी आपका जूल भी दिया रहता है और कैलोरी भी दिया रहता है। तो टिक करना है आपको जूल पे ही। लेकिन मान लीजिए अगर जूल नहीं है तब उस पर आप कैलोरी टिक करेंगे, वरना आप जूल पे ही टिक करेंगे ऑप्शन पे अपने। देखिए, कैलोरी होता क्या है? कैलोरी जो होता है वो, अगर मान लीजिए कोई 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी में अगर हम उसका ताप 1 डिग्री बढ़ा देंगे, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर जो हमें आवश्यक उष्मा है, जो हम उसको उष्मा देंगे, वही क्या होता है? 1 कैलोरी के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री ताप 1 ग्राम पानी का बढ़ाने के लिए जो हमें उसमें ऊर्जा का ज़रूरत होता है वही कहलाता है आपका कैलोरी। और 1 कैलोरी में 4.186 जूल ऊर्जा होती है। अगर इसको हम किलो कैलोरी में कन्वर्ट करें तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4.18 गुणे 10⁻³ जूल, ये हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, जूल में आपका दिया रहेगा, उसमें आपको कैलोरी में चेंज करना रहेगा, कैलोरी में आपका दिया रहेगा, उससे आपको जूल में चेंज करना रहेगा। तो एक दूसरे में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से हम आपको समझाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कैलोरी में कोई चीज़ दिया है और जूल में चेंज करना है, कैलोरी में दिया हुआ है और जूल में चेंज करना है, तो हमें 4.186 से गुणा कर देना है। और अगर मान लीजिए जूल में दिया है, कैलोरी में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो यहाँ देखिए, अगर हम कह दें आपसे कि 4.186 जूल बराबर जो होता है वो होता है 1 कैलोरी की, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पहले जूल को लिख दिया, फिर कैलोरी को लिखा है। तो अगर 1 जूल का मान निकालें तो 1 जूल का जो मान होगा वो 1 बटा हो जाएगा 4.186 हो जाएगा और कैलोरी हो जाएगा। ये इतना कैलोरी आपका 1 जूल में
ऊष्मा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमें जूल से चेंज करना है कैलोरी में, तो हम क्या करेंगे, 1/4.186 से गुणा कर देंगे तो हमारा कैलोरी में आ जाएगा। तो अगर कैलोरी से जूल में चेंज करना है तो 4.186 से गुणा कर देंगे, और अगर जूल से कैलोरी में चेंज करना है तो 1/4.186 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए अब आ गया थर्मामीटर। जो थर्मामीटर होता है वो ताप मापने का एक यंत्र होता है। तो थर्मामीटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको डॉक्टर उपयोग करते हैं बुखार उखार नापने के लिए, और एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिसका उपयोग हम प्रयोगशालाओं में करते हैं। देखिए जो इसमें पैमाना लगा होता है, थर्मामीटर दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है डॉक्टरी, एक होता है प्रयोगशाला। लेकिन जो इसमें पैमाने लगे होते हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से पैमाने हो सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तापक्रम पैमाना। तो उसमें या तो सेल्सियस पैमाना होगा, या तो केल्विन पैमाना होगा, या तो फ़ारेनहाइट पैमाना होगा, और या तो रिमर पैमाना होगा। ये 4 टाइप के पैमाने होते हैं। तो ये थर्मामीटर में लगे होते हैं पैमाने, जिससे हम उसका ताप नापते हैं। जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें 2 पैमाने लगे होते हैं। एक तो सेल्सियस होता है, जिसे हम सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं, और एक होता है फ़ारेनहाइट। लेकिन जो प्रयोगशाला होता है उसमें सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और रिमर भी होता है। ये सारे पैमाने हो सकते हैं प्रयोगशाला में। लेकिन जो प्रयोगशाला का स्टैंडर्ड पैमाना है वो आपका केल्विन पैमाना होता है। यानी कॉमनली हम प्रयोगशाला में केल्विन पैमाना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेल्सियस पैमाने का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आपको जो यहाँ पढ़ना है वो आपको सेल्सियस पैमाना प्रयोगशाला में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में देखिए, तो सबसे पहले चलते हैं हम डॉक्टरी थर्मामीटर पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इसके उपयोग हैं, क्या कैसे सावधानियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर में होता क्या है, यहाँ से आपको फिगर में दिखाई देगा। ये देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर है। यह डॉक्टरी थर्मामीटर होता है आपका। इसमें होता क्या है कि एक कांच की नली होती है जो कि समान व्यास की होती है। समान व्यास का मतलब होता है कि इसकी जो मोटाई होती है वो हर जगह समान होती है। और इसके आगे एक सिरे पर क्या लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा बल्ब, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो लगा हुआ है इसे बल्ब कहते हैं। जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। और इस बल्ब में एक ट्रांसपेरेंट धारी बनी होती है, जिससे क्या होता है, पारा आपको दिखाई देता है। यदि पारा आपको दिखाई ना दे तो इसका मतलब आपने इसको थर्मामीटर को सही तरीके से पकड़ा नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब आप इसको घुमा लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको ये धारी दिखाई देगी जिसमें कि पारा भरा होगा। इसको पकड़ने का जो तरीका होता है वो यहाँ पीछे की तरफ होता है। यहाँ पे पीछे की तरफ पकड़ने का तरीका होता है। कभी भी थर्मामीटर को यहाँ पे बल्ब के पास में नहीं पकड़ा जाता है। ये जो बल्ब लगा हुआ है इसके पास में कभी भी थर्मामीटर को नहीं पकड़ा जाता है। उसके बाद में चलिए देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक सिरे पर बल्ब लगा होता है, ये भी बता चुके हैं, जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। बल्ब के तीसरा पॉइंट देखिए, बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली धारी दिखाई देती है। यदि पारे की धारी आपको ना दिखाई दे तो थर्मामीटर को घुमा लीजिए, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि थर्मामीटर का उपयोग किस प्रकार करते हैं। उसमें 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा। उसमें कूट वाले प्रश्न आएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका इस्तेमाल करना चाहिए, किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है, थर्मामीटर पर एक ताप का तापक्रम स्केल दिखाई देगा, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, तथा इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक बार देख लेते हैं। ये जो आपका सेल्सियस स्केल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ अंक लिखे होंगे जो ये आपको दिखाई दे रहा है। इस पर एक सेल्सियस स्केल होता है, जिस पर क्या होता है कि कुछ अंक लिखे होते हैं। तो उस पर हम रीडिंग करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना है, कितना नहीं है। जो सेल्सियस स्केल होता है, जो इसका प्रेशर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर में, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के पास तक होता है। यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस जो इसका प्रेशर होता है वो होता है किसका, डॉक्टरी थर्मामीटर का। चलिए देखते हैं, और कुछ पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, उन पॉइंट को भी देख लेते हैं। वही लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं आपको।
डॉक्टरी थर्मामीटर का जो प्रेशर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी इससे हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस का ताप माप सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मनुष्य का ताप होता है वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री के बीच में वेरी करता है, इसलिए इसका जो प्रेशर होता है 35 से कितना होता है 42 के बीच में बनाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने का जो प्रेशर होता है वो 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट होता है। यहीं पर अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो जो इसका प्रेशर होता है कितना होता है 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए, कभी कभी आप जब बुखार चेक कराने गए होंगे डॉक्टर के पास में, कभी आपको बुखार आया होगा तो अभी कभी चेक कराने गए होंगे तो वहाँ पे आप जब आते होंगे तो कहते होंगे 102 डिग्री बुखार था हमको। अरे भाई, 102 डिग्री बुखार कैसे हो जाएगा? अब आप तो ये बता नहीं रहे हैं कि इसको किस में नापा जाए, सेल्सियस में नापा गया है कि फ़ारेनहाइट में नापा गया है। तो ये बताइए हमको, जब इसको आप बता नहीं रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगता है, यानी जो इसका क्वथनांक होता है पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री पे पानी जो है उबलने लगता है। और आपका बुखार कितना, आपका जो टेम्परेचर कितना हो गया 102 डिग्री। तो क्या आप हमको ये बताइए कि 102 डिग्री पे क्या आप जिंदा रह पाएंगे? हमें तो नहीं लगता है कि इस पृथ्वी पे आप रह पाएंगे, क्योंकि जब 100 पे पानी खौल रहा है तो 102 पे आप बचेंगे, आपका खून नहीं खौलेगा। वैसे भी लोग कहते हैं मेरा खून खौल गया है, इसका मतलब उनका टेम्परेचर ज़्यादा कुछ बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये आपका नापने का जो स्केल है 102 जो आप नापते हैं, डॉक्टर नापते हैं, जो आप बताते हैं, जो आप गाते रहते हैं, वो है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट का जो प्रेशर होता है कितना होता है 94 से 108 के बीच में वेरी करता है। जो टेम्परेचर सेल्सियस में 35 से 42 के बीच में वेरी करता है, वही टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में 94 से 108 के बीच में होता है। तो उसके बाद में अगला पॉइंट है, यहाँ देखिए, मनुष्य का सामान्य ताप। जो मनुष्य का सामान्य ताप है वो अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री होता है, और जो अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो होता है 98.6 डिग्री होता है। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से 98, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। हम जो बता रहे हैं वो समझिए थोड़ा सा, मतलब इसको काट दीजिएगा। मनुष्य का जो ताप है वो 37 डिग्री जो होता है वो होता है सेल्सियस पैमाने पर, और जो 98.6 डिग्री होता है वो होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो ये मनुष्य का सामान्य ताप हो गया, दोनों पैमानों पर अलग अलग। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर के प्रयोग के कुछ सावधानी दी गई हैं, इनको प्रयोग करने से पहले या करने के बाद में क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए। तो इन पॉइंट को भी देख लेते हैं। यहाँ से भी आपके कूट वाले प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए, और धोने के लिए किसी प्रतिरोधक यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। देखिए, एंटीसेप्टिक जो होता है सबसे अच्छा घोल होता है धोने के लिए, तो एंटीसेप्टिक घोल को इसमें प्रयोग करना चाहिए इस्तेमाल करने के बाद में और इस्तेमाल करने से पहले भी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले और उपयोग के बाद जो पारे का तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। देखिए, ये जो आपका फोटो लगा हुआ है ये पूरा NCERT से हमने लिया है, NCERT के बुक से लिया है। तो वो चीज़ जो आपका दिया हुआ है एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ दिया हुआ है, और वहीं से हमने आपको इससे बुक से ही हमने इसको लिया हुआ है। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। और अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो पारे का तल है वो आपको देखना है कि 35 डिग्री से नीचे है कि नहीं है। अगर नहीं नीचे है तो थोड़ा सा उसको आप झटक लेंगे थर्मामीटर को, तो पारे का जो तल होगा वो 35 से नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है। थोड़ा अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधी रेखा में होना चाहिए। देखिए, जब आप समझिए फिगर से इसको, यहाँ देखिए ये मैडम जो है वो पढ़ रही हैं, तो करना क्या है कि यहाँ देखिए इनके आँख के सामने ही क्या है थर्मामीटर है ये वाला। तो इनके आँख के जब सामने है तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल है वो दृष्टि रेखा की सीधी रेखा में होना चाहिए। यानी आप जब उसको
जब पढ़ेंगे थर्मामीटर को, यहाँ देखिए पारे का जो तल है नीचे आँख के सामने तो बिल्कुल सामने है दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा कि मतलब यहाँ से आपको अच्छी रीडिंग मिलेगी। आगे देखिए अगला पॉइंट जो है, थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, यानी थर्मामीटर का उपयोग हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कठोर वस्तु से टकरा जाती है तो ये टूट जाएगा, और इसको धूप से और आग से, इन दोनों चीज़ों से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर इनके पास में भी जाएगा तो यहाँ से भी क्या होगा, टूट जाएगा। तो धूप से, आग से, किसी कठोर चीज़ से इन्हें दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकते हैं टकराने के बाद में। धूप से तो वैसे भी गर्म होकर टूट सकता है और आग से भी गर्म होकर टूट सकता है, लेकिन एक कठोर कोई वस्तु है टकरा गया उससे तो टूट जाएगा। और उसमें क्या भरा हुआ है, पारा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर टूट गया, पारा आपके संपर्क में आ गया तो इससे आपको रोग भी हो सकता है, तो इसलिए इसका उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आगे देखिए अगला पॉइंट है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी थर्मामीटर का जब उपयोग करें तो इसके बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। यहाँ देखिए आपको हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से, इस स्लाइड जो है ये देखिए, इसके बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ पकड़ना आपका गलत हो जाता है, यहाँ पीछे से पकड़ना चाहिए, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। ये सारे पॉइंट आपके हो चुके हैं, यहाँ भी हो चुका है ये पॉइंट। अब देखिए इसके पॉइंट जो हमने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए नंबर 1 पॉइंट जो लिखा हुआ है, डाकटी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ मानव का ताप मापने के लिए किया जाता है, यानी डाकटी जो थर्मामीटर है इससे खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के ताप को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, डाकटी थर्मामीटर में पारा ऊपर नीचे ना हो इसके लिए थर्मामीटर में एक विभंग यानी किंक लगा होता है, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि पारा ऊपर नीचे ना हो इसके लिए क्या करते हैं, विभंग यानी किंक लगाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपकी बन सकती है कि अगर मान लीजिए थर्मामीटर में पारा ऊपर नीचे ना हो तो इसके लिए उसमें क्या लगाया जाता है, तो उसके लिए उसमें यहाँ पे विभंग यानी किंक लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए अब पारा जो है आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और अक्सर टूट भी जाता है थर्मामीटर, जिससे पारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसलिए अब इसको हटा के डिजिटल जो थर्मामीटर होता है वो उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अब रीज़न यही है कि पारा जो है वो खतरनाक पदार्थ है और कांच का बना होता है थर्मामीटर, तो जाहिर सी बात है टूट ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो टच हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके लिए अब क्या आ गया है, डिजिटल थर्मामीटर आपका आ गया है। देखिए जब मौसम, कभी कभी आप टीवी में, रेडियो में देखे होंगे, सुने होंगे कि आज का दिन का तापमान न्यूनतम इतना था, अधिकतम इतना था, तो उसके लिए एक तापमापी का उपयोग करते हैं जिसका जो नाम है वो है अधिकतम न्यूनतम तापमापी। मौसम की जानकारी जो होती है टेम्परेचर की, मौसम के, वो होता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी के द्वारा उसका माप किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। देखिए आता है प्रयोगशाला थर्मामीटर आता है। तो प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी यहाँ गलत लिख गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे इसको सुधार लीजिए। अब इसमें करना क्या है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जिस मग में या जग में जल भरा हो या कोई बर्तन हो, बर्तन में कोई जल भरा हो, तो करेंगे क्या, उस बर्तन में इसको हम थर्मामीटर को लगाएंगे, वो भी सीधा, एकदम सीधा लगाएंगे। ऐसा ना हो कि हम बर्तन में क्या करें, इसको तिरछा लगा दें। तो थोड़ा सा हम इसको फिगर को छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ देखिए, आप देखिए अब क्या होगा, जिस बर्तन में आपको जल भरा हुआ है और जिसमें इसका हमें टेम्परेचर नापना है, जल का, जल हो या कोई लिक्विड हो, जो ही पदार्थ हो आपका जिसका तापमान आपको मापना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस बर्तन में इसको हम लगा देंगे और इस प्रकार लगाएंगे कि ये जो आपका तल है नीचे दिखाई दे रहा है, तल, ये वाला तल बर्तन का तल है, और जो आपका बल्ब दिखाई दे रहा है, इसमें बल्ब जो है आपका थर्मामीटर का दिखाई दे रहा है, तो ये बल्ब और तल आपस में टच ना करें, यानी जल में तो पूरी तरह आपका वो डूबा रहे बल्ब, लेकिन टच ना करे बर्तन की दीवार से या बर्तन के तल से। और उसके बाद में तो जब इसमें थर्मामीटर को हम डालेंगे तो क्या होगा, इसका जो पारा होगा वो ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो फिर जब पारा स्थिर हो जाए तो वहाँ से इसका पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे। तो हम इससे क्या करेंगे, उस जल का टेम्परेचर जान जाएंगे कि इसका जल का टेम्परेचर कितना है।
तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों को हम देखते हैं। वही जो हमने अभी आपको बताया वही पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जिस बीकर में या मग में जल का ताप मापना है, उसमें तापमापी को इस प्रकार डुबाएं कि उसका बल्ब जल में डूबा रहे। वही हमने बताया कि जो बल्ब होता है उसका वो जल में क्या हो, अच्छी तरह डूबा रहे। अगला पॉइंट देखिए, बल बर्तन के तली या दीवार को स्पर्श ना करे। बल जो है वो बर्तन की तली को या दीवार को स्पर्श ना करे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखें तथा जब पारा स्थिर हो जाए तो तापमापी का पाठ्यांक नोट करें। यानी उसको स्थिर रखें और जब क्या नाम है, पारा आपका स्थिर हो जाए तब क्या करें, पाठ्यांक को नोट कर लें। आगे देखिए, सावधानियाँ कुछ हैं। सावधानियाँ को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन पॉइंटों को समझना होगा। जैसे हमने जो बताया अभी वही सावधानियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ देखिए, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यानी तापमापी को एकदम सीधा रखना चाहिए। जो आपका स्केल है, थर्मामीटर है, उसको सीधा रखें, ऐसे रखें, ना कि इस तरह रखें तिरछा, ये गलत है। ऐसे भी नहीं रखना चाहिए कि आपका ये बर्तन है, मान लीजिए बर्तन में जल भरा हुआ है और इसको ऐसे लगा दिए, थर्मामीटर को ऐसे लगा दिया, ऐसा नहीं, एकदम सीधा रखना है। यहाँ सीधा एकदम बिल्कुल ऐसे इस तरह से रखना है, सीधा रखना है। तो यहाँ पे एकदम सीधा रखना चाहिए, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तिरछा नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि तिरछा नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला पॉइंट है, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा हो जिसका ताप हमें मापना है। तो यानी उस पदार्थ से पूरा जो बल्ब है वो ढका, मतलब घिरा होना चाहिए, डूबा होना चाहिए पानी में, जिसका हमें क्या करना है, ताप को मापना। लेकिन याद रखें कि बल्ब बर्तन को स्पर्श ना करे, यानी बल्ब जो है बर्तन के तल को या बर्तन के दीवार को किसी तरह से स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये हैं आपके सावधानियाँ। तो ये थी आपके थर्मामीटर के बारे में जानकारी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब थोड़ा देखते हैं और आगे पॉइंट को। यहाँ देखिए लिखा हुआ हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तापमान होता है आपका। तापमान क्या होता है, तापमान कैसे होता है, तो तापमान वो होता है कि जिस पर कोई लिक्विड जो होता है वो ठोस में चेंज हो जाता है। यानी हिमांक वो टेम्परेचर है, वो तापमान है जिस पर कोई लिक्विड जो होता है वो एकदम ठोस में चेंज हो जाता है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जम जाता है। उसके बाद में क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है, वो तापमान होता है जिस पर कोई जो लिक्विड होती है वो उबलने लगती है। जैसे आप मान लीजिए जल है, अब जल का जो ताप होता है वो अगर हम 100 कर देंगे, 100 डिग्री कर देंगे तो ये खौलने लगेगा। तो जब हम खौलना शुरू हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक बोलेंगे। और 0 डिग्री अगर हम सेल्सियस तापमान कर देंगे तो ये जमना शुरू हो जाएगा, तो ये जम जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी हिमांक है, वो हो जाएगा 0 डिग्री, और जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पे खौलना शुरू कर देगा, यानी उबलना शुरू कर देगा, और 0 डिग्री पे जमना शुरू कर देगा। तो यही होता है इसका क्वथनांक, यही होता है इसका हिमांक। चलिए आगे चलते हैं। पैमाने का हिमांक और क्वथनांक। देखिए हिमांक और क्वथनांक कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले आपका आता है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाने का जो प्रतीक होता है वो डिग्री सी होता है, प्रतीक होता है वो क्या होता है, डिग्री सी होता है। इसका जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री होता है। हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये। और क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। सेल्सियस पैमाने के लिए हिमांक जो होगा वो 0 डिग्री होगा, और जो आपका क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए अब आगे और पैमाने के लिए देख लेते हैं। देखिए केल्विन के लिए देखिए, तो केल्विन का जो सिंबल होता है वो के होता है। केल्विन पैमाने को हम के से लिखते हैं। जो इसका हिमांक होता है 273.15 केल्विन होता है, और जो क्वथनांक होता है वो जो 373.15 केल्विन होता है। चलिए आगे चलते हैं, फ़ारेनहाइट वाला भी देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने का जो सिंबल होता है वो डिग्री एफ होता है। डिग्री एफ से फ़ारेनहाइट पैमाने को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। और जो हिमांक होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक कितना होता है या कितना क्वथनांक होता है, तो ये वैल्यू आपको याद रख लेना है, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा ये वैल्यू अब याद कर लेंगे तो आपको चेंज करने में भी आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पे आपको ये वैल्यू का याद रहेगी, तो फिर आपको आसानी होगी चेंज करने में।
चलिए अभी आपको चेंज करने वाला फार्मूला भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये वैल्यू नहीं याद हो रही है तो हम डायरेक्टली कैसे चेंज कर लेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को बता देंगे तो आप उस फार्मूले को याद कर लेंगे, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको अगर याद हो तो सबसे अच्छी बात हो। देखिए अब रीमर पैमाना देख लेते हैं। तो रीमर वाले में होता है जो प्रतीक होता है वो डिग्री आर होता है, डिग्री आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका हिमांक होता है वो 0 डिग्री आर होता है, और जो क्वथनांक होता है वो 80 डिग्री आर होता है। तो ये रीमर पैमाने का क्वथनांक और हिमांक है। अब देखिए यहाँ पे जो संबंध हम आपको बता रहे हैं फार्मूला, वो फार्मूला क्या है। फार्मूला ये आपको नीचे सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फार्मूला। ये वाला अगर फार्मूला है तो यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे भी इस मतलब फार्मूले से कि चेंज कैसे करेंगे। और जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सेल्सियस से, उसको चेंज करना फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो, तो आप उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए फार्मूला कैसे आया हुआ है। देखिए अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो यहाँ जो पैमाना है सेल्सियस हो तो इसका प्रतीक लेंगे C और उसमें से घटा देंगे हिमांक को, ये घटा दिए हिमांक को, और बटे में क्या कर देंगे, क्वथनांक माइनस हिमांक कर देंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, पैमाना फ़ारेनहाइट है, माइनस हिमांक कर दिया हमने, और क्वथनांक बटे में क्वथनांक माइनस हिमांक, यहाँ भी वही काम, यहाँ भी वही काम हमने कर दिया। तो देखिए सबका क्वथनांक और हिमांक हमने लिख दिया है और फिर उसको घटा दिया है, फिर वही हमारा संबंध ही आ गया है। तो इसमें देखिए हिमांक 0 होता है तो 0 लिख दिया, क्वथनांक 100 तो 100 माइनस कर दिया हिमांक 0 को। यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाले में F लिख दिया और माइनस कर दिया हिमांक को 32 होता है और 212 इसका क्वथनांक होता है, और जो 32 होता है इसका हिमांक होता है। रीमर पैमाने में R जो होता है हिमांक 0 होता है, और जो उसके बाद में यहाँ पे 0 भी बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे 80 जो होता है क्वथनांक होता है, माइनस 0 जो होता है हिमांक होता है। यही काम इसमें होता है केल्विन में। जो केल्विन होता है के से लिखते हैं तो के लिख दिए, माइनस जो कर दिए 273, यानी ये जो आपका हिमांक है और नीचे बटे में 373 क्वथनांक माइनस हिमांक। जब इसको हम घटाएंगे तो C में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, बटे में नीचे 100 बचेगा। यहाँ देखिए F माइनस 32 में से तो घटेगा नहीं, वही सेम टू सेम वैल्यू रहेगी। और 212 में से जब 32 घटाएंगे तो 180 आएगा, ये 180 आ जाएगा। यहाँ पे R माइनस 0 तो R हो जाएगा, यहाँ पे 80 माइनस 0 तो 80 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए K माइनस 273 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 373 में से जब हम 273 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद में अब इसमें जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 100 है, 180 है, 80 है और कितना है, 100 है। इसमें कॉमन है, कुछ कॉमन आपको दिखाई देगा 20। अगर इसमें हम 20 का टेबल पढ़ें तो 20 का टेबल सब में चला जाएगा। तो चलिए इसको हम 20 से भाग कर दे रहे हैं, तो 20 पंचे 100, ये 5 आ गया। 20 नौइयाँ 180 तो यहाँ पे 9 आ गया। 20 चौका 100 तो यहाँ नीचे 100 आ गया, सॉरी 20 चौका 80 तो यहाँ पे नीचे 4 आ गया, और यहाँ पर 20 पंचे 100 तो नीचे में कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे सवाल को लगाने में, यानी न्यूमेरिकल लगाने में, और ये यहाँ से आपको क्वेश्चन आता भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय से और आसानी से मिल जाए। सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। देखिए इसमें और टॉपिक छूट भी गए हैं। जैसे मान लीजिए कुचालक पदार्थ क्या होता है, सुचालक क्या होता है, ऊष्मा का हस्तांतरण किन किन विधियों से होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में ऊर्जा का हस्तांतरण कैसे होता है, इन सब को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिल जाए। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।